So, hello students. Today we are going to discuss about the chemotherapy. केमोथेरेपी का ये 4th वीडियो है बच्चों, जो कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने केमोथेरेपी क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियसीडल्स क्या होता है, और क्या ऐसे पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं जिसके द्वारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपने वर्क को करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म्स थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। 2 को हमने वहाँ पे क्लियर किया था। एक था आपका इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस एंड दूसरा जो था अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। इन दोनों के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और अगर आप देखेंगे उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों जो होते हैं वो सीडल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी माइक्रोब्स के डेथ को कॉज करते हैं। तो आपको याद होगा जब मैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स या फंगीस्टैटिक्स वगैरह के बारे में बता रहा था, या बैक्टीरियसीडल फंगीसीडल के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि या तो वो उसके ग्रोथ को रोकेगा, रेप्लिकेशंस को रोकेगा, या सेल्स को किल करेगा। तो किल करने वाला तो हमने देख लिया था। अब हमें देखना है कि ग्रोथ को कैसे रोक रहा है या रेप्लिकेशंस को कैसे रोक रहा है। तो ये दोनों मैकेनिज्म आपको वही चीज बता देता है। एक मैकेनिज्म है आपका इनहिबिशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। आपको मालूम होगा राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वो प्रोटीन जो होते हैं वो सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। एक है आपका सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस को जब सप्रेस कर देगा तो वो माइक्रोब्स फिर रेप्लिकेशन कर ही नहीं पाएगा। तो यही है 2 मैकेनिज्म्स जो कि ग्रोथ और रेप्लिकेशंस को रोकेगा। बिफोर I should have to start about the inhibition of ribosomal protein synthesis. I want to discuss here about the structure of ribosomes. अगर आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, 80S जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए टारगेट होता है। क्योंकि ये दोनों जो चीज है 70S और 80S, यही उसको बताता है कि ये माइक्रोबियल सेल है। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल ये आपका माइक्रोबियल सेल है। तो माइक्रोबियल सेल में कौन सा होता है, 70S होता है, और 80S ये हमारा है। तो यहाँ पे उसका टारगेट होता है। अब जब 70S को देखिएगा बच्चों, तो उसमें पाया जाता है 50 और 30 का सब यूनिट, और 80 में देखिएगा तो 60 और 40 का सब यूनिट है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए, कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये माइक्रोब्स का सेल है या ह्यूमन का सेल है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है बच्चों। कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है उस चीज को समझिएगा। डीएनए मॉलिक्यूल से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। अब जब ये ट्रांसक्राइब्ड होकर के एमआरएनए बनाता है बच्चों, तो ये एमआरएनए के ऊपर में आकर के पहले 30S सब यूनिट जो होता है वो बाइंड करता है। जब इस एमआरएनए के पास 30S सब यूनिट बाइंड कर जाता है बच्चों, तो उसके बाद आकर के 50S सब यूनिट जो होता है वो आकर के इससे बाइंड करता है। नाउ सी हियर, 50S सब यूनिट में आप 2 पिलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो साइट है बच्चों। एक है पी साइट जिसको कि पेप्टाइडल साइट कहते हैं, और एक है ए साइट जिसको कि एक्सेप्टर साइट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है एक्सेप्टर साइट का काम है एक्सेप्ट करने का। अब देखिए, जब आप पेप्टाइडल साइट पे देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड का सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे A1, A2, A3, ये अटैच्ड होंगे, और एक्सेप्टर साइट खाली होता है। अब क्या होता है, टीआरएनए एक एमिनो एसिड को लेकर के आता है, एक्सेप्टर साइट पे बाइंड करता है। जब ये एक्सेप्टर साइट पे बाइंड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पी साइट का जो एमिनो एसिड्स होता है बच्चों, वो ट्रांसफर हो जाता है ए साइट पे। अब क्या होगा, जब ये ए साइट पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, तो यही वाला ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ये यहाँ पे A1, A2, A3 और A4 बना लेगा। एंड फाइनली क्या होगा कि अगेन ये जो एक्सेप्टर साइट से ये यहाँ पे वापस भेज दिया जाता है
पेप्टाइड साइड पे, और वो टोटल क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4। दिस इज व्हाट योर ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे ट्रांस मेरा जो बेसिक है क्या बच्चों, जब ये 50S और 30S कंबाइन कर जाता है तो बनाता है बच्चों इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जब ये mRNA में जब A साइट से P साइट पे फाइनल ट्रांसलोकेशन होता है, पूरा जब ट्रांसफर होता है एमिनो एसिड, तो वो क्या है कि आपका उस प्रोसेस को भी रोकता है। तो इसीलिए मैंने दोनों प्रोसेस को आपको यहाँ पे बता दिया। और उसके बाद फाइनली जब ये यहाँ से ट्रांसलोकेट होकर के P साइट पे आ जाता है, तो अब ये हो जाता है कि राइबोसोम्स नए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेडी है। अगेन वो नया आएगा, tmRNA ले करके आएगा और वो अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। इस तरह से नए प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आइए देखते हैं अब कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जैसे कुछ एमिनोग्लाइकोसाइड्स को आप ले लीजिए या मैक्रोलिड्स को ले लीजिए, ये दोनों आपके बेसिकली राइबोसोम्स के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स कैसे रोकता है बच्चों, एमिनोग्लाइकोसाइड्स 30S सब यूनिट पर बाइंड करता है। जब वो 30S सब यूनिट पर बाइंड कर जाता है बच्चों, तो वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देता है, यानी वो 50S को फिर उसके ऊपर बाइंड करने नहीं देगा। और जब वो बाइंड नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स बन जाएगा। या बाइंड भी करेगा तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा, तो नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स की सिंथेसिस होगी, नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स बनेगा वहां पे। जब बच्चों नॉन फंक्शनल राइबोसोम्स बना तो क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस इंटरप्टेड। नाउ नेक्स्ट क्या है, मैक्रोलिड्स क्या होता है। मैक्रोलिड्स बाइंड करता है बच्चों 50S सब यूनिट से। अब जब ये 50S सब यूनिट से बाइंड कर जाता है तो ये क्या करता है, हिंडर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन फ्रॉम A साइट टू P साइट। यानी ये जो A साइट से P साइट पे फाइनल ट्रांसलोकेशन हो रहा था, उस प्रोसेस को ये इनिबिट कर देगा। जब तक यहाँ से ये यहाँ पे यानी A साइट से P साइट पे नहीं आएगा बच्चों, तब तक वो फाइनल प्रोसेस नहीं होगा। और ये फाइनल प्रोसेस नहीं होगा तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस इंटरप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरप्ट करके एंटी माइक्रोबियल एजेंट उसके ग्रोथ प्रोसेस को रोक देगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। सप्रेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है, तो पहला है कि ये इनिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन। ये सारा चाहिए डीएनए सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, ये इनिबिट करता है कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स को, जैसे डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कर दिया। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज इनिबिट हुआ, नया जो डीएनए बनना है वो नहीं बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करेगा तो नया आरएनए नहीं बनेगा। डीएनए गायरेज को इनिबिट करेगा तो जो कॉइलिंग वाली पार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कुछ ऐसे भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं बच्चों जो कि बेस पेयर को ही अल्टर कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा डीएनए की जब सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे बेस पेयरिंग की ज़रूरत होती है। कैसे वो करता है, या तो कुछ बेस पेयर को डिलीट कर देगा वो, या तो कुछ नए पेयर्स को या नए एक्स्ट्रा बेसिस को वो ऐड कर देगा, और इस तरह से मिस पेयरिंग ऑफ द टू बेसिस वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट टू दैट, कुछ ऐसे भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि डायरेक्टली डीएनए के बेस से अटैच कर जाएंगे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्ड आपको मालूम है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं वो। और जब वो कोवलेंट बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रिवेंट कर देते हैं। सो ये दो मैकेनिज्म्स था बच्चों। जब आपका रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो भैया वहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारा चीज़ स्टॉप कर जाएगा। तो ये था कि ग्रोथ को, और ये था रेप्लिकेशंस को रोकने वाले दो मैकेनिज्म्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।